होती है, कुछ चीजें उनमें होती है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ चीजें उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे में हमें धैर्य बना के रखना चाहिए ताकि हम एक दूसरी चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो बेहतर है और बेहतर आगे होगा। ठीक है, हम दूसरी संस्कृति को जब भी अडॉप्ट कर, आपने देखा होगा भय बहुत होता है, ठीक है, कि अरे वहां जाएंगे क्या होगा, लेकिन जब आप सकारात्मक रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, हर धर्म में कुछ अच्छी चीजें हैं, ठीक है, तो हम अच्छी चीजों को क्यों ना देखें, अच्छी चीजों को देखें और गलत चीजों को फाड़ फेंकते। आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति में भी बहुत सारी बुराइयां रही हैं, पर्दा प्रथा रही है, सती प्रथा रही है, बाल विवाह और जो है जाति सिस्टम और भी कई सारी चीजें रही हैं। लेकिन हमने क्या किया है, समय के साथ उसमें बदलाव आए, हमने उसमें परिवर्तन किया है और परिवर्तन जो है वो आने वाले समय के। लेकिन अगर उसमें हम डरते, फियरनेस होती कि नहीं 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 ये हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आज भी समय में देखा होगा जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं, जो इथनोसेंट्रिक लोग होते हैं, वो डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर अच्छा अब ऐसा भी होगा, अब बताओ हमें जो है जाति व्यवस्था पे भी ऐसा होगा, हमें छोटे हमें बराबर बैठेंगे, तो अब ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बदलने के लिए हमें पॉजिटिविटी देखना होगा, सकारात्मकता देखनी होगी और यही वजह है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर हम सकारात्मकता नहीं रखेंगे तो दिक्कत। जब मोबाइल फोन, जब टेक्नोलॉजी आई थी तब लोगों को लग रहा था ये टेक्नोलॉजी अब क्या होगा, लोग डर रहे थे किसके इस्तेमाल से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसके इस्तेमाल से हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, बहुत सारी चीज। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, सकारात्मक रूप से लिया। इसी तरीके से जैसे एआई आ जाए, एआई राय नौकरी चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, धीरे 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 समाज उसको क्या कर रहा है, उसको भी सकारात्मक रूप से जिसने लिया उसको उसने अडॉप्ट किया और आगे चल करके उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये 7 जो है हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर इनको हम ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी संस्कृति के, अन्य संस्कृति के व्यक्ति के साथ, अन्य समाज के व्यक्ति के साथ हम बड़े आराम से उससे एडजस्ट हो पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ अपनी सूचनाओं को साझा कर पाएंगे। ठीक, सर इसमें से सीक्वेंस में क्वेश्चन बन सकता है क्या? सर इसमें से क्वेश्चन जो बन सकता है सीक्वेंस से बन सकता है कि आवाज नहीं आई। सर वो कह रहे हैं कि सीक्वेंस पे याद करना है क्या, जो आपने भी इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस इसका नहीं है। सीक्वेंस जो हमने ऊपर बताया था ना, वो डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है, जो वेनिट के उसका सीक्वेंस है। ऊपर जो हमने इसके पहले इथनोसेंट्रिज्म में जो सेपरेशन का बताया था उसका सीक्वेंस है, लेकिन इसका कोई सीक्वेंस नहीं। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है सर? अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मीडिया इकोलॉजी से जुड़ा हुआ था। ओरलिटी, मीडिया इकोलॉजी क्या होता है? जैसे इकोलॉजी आप जानते ही हैं, ठीक है, इकोलॉजी जैसे हमने उसमें पर्यावरण में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मीडिया इकोलॉजी भी होती है। मीडिया इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया, हम केवल उसी पर ध्यान देंगे, बाकी पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ओरलिटी इज द यूज ऑफ स्पीच रादर देन राइटिंग एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली इन द कम्युनिटीज वेयर द रूल्स ऑफ लिटरेसी आर अनफैमिलियर टू द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमने ऊपर बात की थी बोली, ठीक है, आपसे बता नहीं था बोली और भाषा में अंतर। भाषा क्या होता है? भाषा लिखित रूप में भी होती है, उससे लिपिबद्ध होती है, लेकिन बोली जो नहीं होती। बोली का मतलब जो बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं, उसे हम ओरलिटी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं। इसका लिखे पढ़े में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस बोला जाता है। और एक व्यक्ति जो सीखता है, दूसरा भी जो सीखता है वो सुन सुन करके सीख जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोग विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी आवाज निकाल लेते हैं। तो हमने आवाज सुन करके आवाज निकालना सीख लिया। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई रिकॉर्ड में नहीं मिला, चिड़िया जानवर के पास कोई रिकॉर्ड रहा, हमने उसको पढ़ा हो फिर सीखा नहीं, हमने उनको फॉलो किया, अनुकरण से हम उन चीजों को सीख गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी भाषाएं, बोलियां भी होती हैं। कई समाज ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, उन्होंने अपनी भाषा, अपना बोलने का तरीका डेवलप कर लिया, उसमें वो बोलते हैं, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है। तो जो ओरलिटी होती है, ये क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है रादर देन राइटिंग, जिसमें राइटिंग नहीं होता, लिखित में कुछ नहीं होता, सब बोल के काम होता है। स्पेशली कम्युनिटीज वेयर टूल ऑफ लिटरेसी आर अनफेमिलियर टू मेजॉरिटी ऑफ, ऐसे खासकर उन समुदाय में जो अभी लिटरेसी से, साक्षरता से परिचित नहीं, यानी रिटन जो भाषा उससे परिचित नहीं। अमेजन के जंगल हैं, बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जहां पर कागज नहीं है, जहां पर पेन नहीं है, जहां पर भाषा लिखित में नहीं है, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, वो सब बोलते हैं, बस बोल बोल करके अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं। उनके बच्चे कैसे सीखते हैं? उनके बच्चे भी इसी तरीके से बोल के सीख जाते हैं, लिखित में रिकॉर्ड नहीं है। तो उसे इस तरह की जो संचार होता है उसे हम ओरलिटी कहते हैं, या इस प्रकार का जो माध्यम होता है उसे कहते हैं ओरलिटी, बोल करके, बोली के होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 2 तरह की ओरलिटी होती है। एक होती है प्राइमरी ओरलिटी, ठीक है,
जो एक होती है सेकेंडरी ओरलिटी। ठीक है, प्राइमरी ओरलिटी क्या होती है? प्राइमरी ओरल परफॉर्मेंस वन फ्रॉम अ कल्चर दैट हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग सिस्टम, जिसको राइटिंग सिस्टम का कोई ज्ञान नहीं है, उस संस्कृति से लेना देना होता है। ठीक है, प्राइमरी ओरलिटी का मतलब क्या है? प्राइमरी ओरलिटी का मतलब है बिना लिखे बिना पढ़े वाली भाषा, जिसमें केवल बोल करके संवाद किया जाता है, उसे हम प्राइमरी ओरलिटी कहते हैं। जहाँ लिखना नहीं है और पढ़ना नहीं है, यानी दोनों जो कम्युनिकेटर है, जो रिसीवर है, वो लिखना और पढ़ना नहीं जानता है, वो बोलना जानता है, और जो लिसनर है वो सुन रहा है, उसको समझता है बस। उनको पढ़ाई लिखाई इस भाषा जो लिखित रूप में प्रस्तुत हो रही है उससे लेना देना नहीं, उससे कोई ज्ञान नहीं। Primary orality refer to those culture that are unaware of writing and printing technology. उन संस्कृति उन लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो जिनको रिटन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं, यानी उनको ये मालूम ही नहीं कि भाषा वास्तव में जो हम बोल रहे हैं इसको लिखा भी जा सकता है, इसको पढ़ा भी जा सकता है। तो ऐसे में उसे हम कहते हैं प्राइमरी ओरलिटी। प्राइमरी ओरलिटी का ये मतलब समझिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे ये तो हमारी प्राइमरी ओरलिटी नहीं, हमें भाषा का ज्ञान है, हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो हमारी प्राइमरी ओरलिटी नहीं हुई। प्राइमरी ओरलिटी फॉर दोज पीपल हु आर अनफेमिलियर विद राइटिंग लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल तो मालूम नहीं, जानकारी अनअवेयर ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनअवेयर है, उनके संदर्भ में हम कहते हैं प्राइमरी ओरलिटी। क्वेश्चन पूछा गया था। एक होती है सेकेंडरी ओरलिटी। Secondary orality refer to high technology culture that use new form of orality such as television, radio, telephone, internet. अब यहाँ पर क्या, यहाँ भी orality है, यहाँ भी भाषा की बात है, लेकिन यहाँ हम क्या है, परिचित हैं, टेक्नोलॉजी से परिचित है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की तकनीकी का माध्यम करके चीजों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी मैं सेकेंडरी ओरलिटी का उपयोग कर रहा हूँ, आपके सामने लिखित में भी है और मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उस भाषा से आप परिचित है, यानी उस भाषा को आप लिख सकते हैं और उसकी नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ओरलिटी। और सेकेंडरी ओरलिटी का मेरा यहाँ ये भी है कि ऐसे प्रकार की तकनीक ओरलिटी जिसमें हम हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी से संचार कर पाते हैं। जैसे जो प्राइमरी ओरलिटी होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ए को अगर किसी से संचार करना है तो उसको मिलना पड़ेगा, फेस टू फेस करना पड़ेगा, या वो किसी के वाया एसएमएस भिजवाएगा। ठीक है, एसएमएस वाया जाएगा या तो फेस टू फेस मिलेगा। लेकिन जब हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो इसमें ये सरलता हो जाती है कि आप कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे तकनीकी की सहायता से बातचीत कर सकते हैं, और यही नहीं, आप एक साथ पता नहीं कितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अब तक रेडियो का उपयोग कर सकते हैं, टेलीफोन का उपयोग कर सकते हैं, टेलीविजन का उपयोग कर सकते हैं, और बोल करके, जैसे रेडियो में आप समाचार सुनते हैं, टीवी में समाचार सुनते हैं, इंटरनेट के माध्यम से टेलीकास्ट होता है, हम आराम से सुन पाते हैं। तो ये क्या हमारी सेकेंडरी ओरलिटी है, यहाँ पर क्या है, आप परिचित हैं चीजों से। ठीक है, तो ये प्राइमरी ओरलिटी और सेकेंडरी ओरलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तो इस पे ज्यादा मैं इतना विशेष जोर नहीं दूंगा, कभी कभी उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आया था तो यहाँ पर लिख दिया है। एक होता है मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनमी इसको कहते हैं लक्षण अलंकार। क्या है? लक्षण अलंकार। जैसे अलंकार होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, क्या कहते हैं? सर फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं उन्हें। हाँ, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, वही फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं ना। अलंकार मतलब आभूषण। तो इसी तरीके से जो साहित्य होता है उसके भी शब्द होते हैं, उसके आभूषण होते हैं, जिससे उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जैसे चांद सा चेहरा, तो चांद क्या है? अलंकारिक भाषा। ठीक है, गोल्डन लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं जिससे उसकी शोभा बढ़ रही है, हम तुलना करते हैं। ठीक है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा। ढेर, तो मैंने सामान्य सी बता रहा हूँ, ढेर सारे ऐसे काव्य लिखे हैं, ऐसी चीजें लिखी हैं, और डे टू डे लाइफ की में हम जब बातचीत करते हैं तब भी हम अलंकार का उपयोग करते हैं। इससे जो होता है, हमारा जो बातचीत करने का जो तरीका होता है वो इनहांस हो जाता है, कम शब्दों में ज्यादा बातें ज्यादा अच्छे तरीके से कह पाते हैं। शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उसके अंदर भी यमक, श्लेष, अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक है, अगर आपने हिंदी पढ़ी है और फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने उसमें पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी है, तो इसमें भी ढेर सारे सेम वही होता है। हिंदी इंग्लिश में कोई अलग नहीं है, बस इंग्लिश में हम उसे इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं और हिंदी में हम उसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, मेटोनमी इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ शॉर्ट हैंड। ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ, ये जो मेटोनमी है, लक्षण अलंकार क्या है? यहाँ लक्षण अलंकार मतलब समझो, गूढ़ अर्थ बोलना।
क्या है, जब हम किसी गूढ़ चीज को बोलने का प्रयास करते हैं शब्दों का उपयोग करके तो उसे लक्षण अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड का उपयोग करते हैं। शॉर्ट हैंड जानते हैं, जैसे आप किसी को बोलते हैं, जैसे होमो लिखा होता है। होमो क्या है? होमो का मतलब जानते हैं? होमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है? क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है इसका फुल फॉर्म? fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी आपने देखा होगा एक गिबली ट्रेन चला था। Yes, sir. Yes, sir. और रोज कोई ना कोई ट्रेन चलता रहता है, ठीक है। तो जब ट्रेन चलता रहता है तो हम सभी समाज का हिस्सा हैं, और जब समाज का युवा है तो हमारे मन में कई प्रकार की चीजें आती हैं, ठीक है। और हम एडल्ट हैं तो हमारे मन में और भी चीजें आती हैं। जो व्यक्ति 18 से लेकर के अपने उम्र के 25 साल के बीच में है, 30 साल के बीच में है, उसमें अलग अलग तरह के ख्याल उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ चीजों प्राप्त कर लेता है, कुछ चीजें नहीं प्राप्त। मान के लो कि आप कभी क्लब नहीं गए, तो कभी कभी आपके मन में आता होगा, आपके साथ का कोई दोस्त गया है क्लब, आपने मूवी देखी, तो आपको कभी कभी लगता है ऐसा तो नहीं है कि मेरी जनरेशन में मैं तो जा ही नहीं पाई, मैं तो जा ही नहीं पाया है? मैं क्या जो है मैं इन चीजों को एंजॉय कर पाऊंगा? मैं तो कभी ऐसी ड्रेस पहनी ही नहीं, मैंने तो कभी जो है ये ट्रेंड किया ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अच्छा समाज में इस तरह की चीजें चल रही है और आपको भी अच्छी लगती है कि यार ऐसी चीजें, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको मिसिंग आउट कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि सबने अपने अपने फोटो लगाए और देखो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। क्या मैं भी नौकरी लगेगी? क्या मैं भी घूमने जाऊंगा? क्या मैं भी ऐसा करूंगा? क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? तो ऐसे ढेर सारी चीजें होती है जो हमें नहीं मिल पाती है, और फिर हम क्या करते हैं, उसका हमारे मन में फियर बैठता है। क्या बैठता है? डर बैठता है। क्या ऐसा मेरे साथ होगा? क्या ऐसा मैं कर पाऊंगा? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? होता होगा, सबके साथ होता है कि नहीं होता? Yes, sir. होता है. हम सभी के साथ होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम ही के साथ होता है। किसी की नौकरी लग गई, घर बनवा दिया, तो हमारे मन में आता है क्या मेरी भी नौकरी लगेगी? क्या मैं भी घर बनवा पाऊंगा? क्या मेरे पास भी गाड़ी होगी? क्या मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होगी? तो एक फियर क्रिएट हो, ये हमेशा क्रिएट नहीं होता फोमो। ये कब क्रिएट होता है? जब आप अकेले होते हो ज्यादातर, या जब आपके आस पड़ोस वाले कुछ ऐसा कर रहे होते हैं और आप उसमें केवल आप ही होते हैं जो मिस हो जाते हैं। समझ रहे हो? केवल आप ही होते हैं, सब उस ट्रेंड में शामिल, और आप उस ट्रेंड से पीछे रह गए, फिर आप में वो भय क्रिएट होता है। ऐसा नहीं, अगर आपके साथ वाले भी नहीं कुछ कर रहे हैं तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। आपके साथ वाले सब ट्रेंड में शामिल फोटो बना रहे हैं और आप ही अकेले हैं जो फोटो नहीं बना रहे हैं। जैसे ही कभी आप अकेले होंगे तो आप में वो फोमो क्रिएट होगा कि अरे ऐसा तो नहीं है कि मैं इस आधुनिकता की दौर में ये जो इंटरनेट की चीजें हैं मैं कहीं मिस कर गई, मुझे आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसी तरह से हम बहुत सारी चीजें, मेटोनमी में यही होता है। शॉर्ट हैंड, जैसे कुछ चीजें समझिए, जैसे मान लो कि आपने सिंहासन सुना है, ठीक है, आपने मुकुट सुना है? Yes, sir. अगर आपने सिंगोल सुना है, सिंगोल, Yes, sir. जब नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जो राष्ट्रपति थी उस समय उनको सिंगोल दिया था, और वो सिंगोल भारत के संसद में स्थापित किया गया था। सिंगोल क्या है? सिंहासन क्या है? मुकुट क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर है। क्या है भाई? पावर का रिप्रेजेंटेशन. यस, ये पावर रिप्रेजेंटेशन है। आपने केवल सिंहासन का उपयोग किया कि ठीक है, आपने कहा सिंहासन पे बैठोगे, तो सिंहासन केवल बैठने की जगह नहीं है। सिंहासन क्या है? पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। यानी आप अगर सिंहासन पे बैठोगे तो वो सारी पावर आपके अंदर आ जाएंगी जो एक व्यक्ति के अंदर होती है उस बैठने वाले के अंदर। सिंगल रियल ट्रांसफर ऑफ पावर है। अगर आपको सिंगल दिया जा रहा है तो आपको एक बड़ी पावर ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। तो ये मात्र एक शब्द नहीं है, ये क्या है, इसके पीछे की मीनिंग है। क्या है? मीनिंग है ना। तो ये क्या है, एक चीज है, एक आपको लग रहा होगा सामान्य शब्द, कुछ ऐसे जैसे सामान्य शब्द नहीं, जैसे राष्ट्रपति सामान्य शब्द नहीं, जैसे पेंटागन, तो पेंटागन क्या है? सामान्य संसद भवन, ये सामान्य शब्द है। ये सामान्य शब्द नहीं है। क्यों नहीं सामान्य शब्द है? क्योंकि ये एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पिताजी, तो पिताजी क्या सामान्य शब्द है? पिताजी क्या है?
एक व्यक्ति के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जो एक जिसकी फैमिली है, ठीक है। तो हर एक चीज के पीछे एक अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं, उसे मेटोनिमी कहते हैं, लक्षण अलंकार कहते हैं। जब हमसे जैसे चांद सजेरा, तो चेहरा कैसा चांद सा, मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सब जब बातचीत करते हैं तो उस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका मतलब बहुत क्या होता है, आप मेरे आइडियल हैं। तो जो आप मेरे आइडियल शब्द का उपयोग हुआ, ये आइडियल बहुत बड़ी चीज है और जिसके लिए किया जा रहा है, यानी वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। Allow us to use our shared knowledge to communicate with the fewer word. Metonymy means change of meaning. Metonymy is a figure of speech that replace one word with another closely related. जैसे सिंबल आपको लिखा हुआ है, द सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ, यहाँ लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया सिंबल। और भी कई सारी चीजें हैं भारत में। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये पावर का रिप्रेजेंटेशन है, या जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं और भी कई सारी चीजों का, वो वास्तव में क्या है कि हम वहाँ एक छोटा सा शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या है, मीनिंग बड़ा होता है। हाँ, उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग। सिंबल का मतलब यही है, मतलब सिंबल का मतलब यही है सर, मतलब सिंबल मतलब सिंबल। सिंगोल का मतलब एक छड़ी थी जो भारत के संसद में स्थापित की गई। लेकिन छड़ी केवल मात्र नहीं थी। जब भारत में कोई राजा महाराजा आपस में हार जीत जाते थे, लड़ाई होती थी, तो एक जब जो हारा हुआ व्यक्ति होता था, वो जीते हुए व्यक्ति को पावर ट्रांसफर करता था। तो उसके पास एक छड़ी होती थी, वो छड़ी जो है इस व्यक्ति को देता था। विशेष छड़ी होती थी, उसकी विशेष डिजाइन आकृति होती थी। तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर है, क्या है, वो छड़ी नहीं दे रहा है, यस, वो पावर को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, पावर को ट्रांसफर कर रहा है सर। यस, जैसे मुकुट है, सिंहासन है, तो सिंहासन ऐसा थोड़ी कि मेरा सिंहासन जाओ बैठ जाओ। तो सिंहासन का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी का कोई थकाना है, नहीं। सिंहासन का मतलब है कि आपको पावर ट्रांसफर की जा रही है। सिंहासन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इस तरह से है। तो जो पद है, जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शब्द नहीं मात्र होते हैं, उनके पीछे का बहुत बड़ा अर्थ होता है, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे संसद भवन, तो संसद भवन ऐसा थोड़ी कोई घर है। संसद भवन क्या है, भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वहां इकट्ठा होते हैं और वहां से पूरे देश को चलाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा जो है वो भवन है। ऐसा नहीं कि संसद भवन कोई हल्की चीज है, किसी का घर नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। अब हमारा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमें प्रभावी संचार करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, प्रभावी संचार एक कला है, ठीक है, ये एक आर्ट है। जैसे बाकी सभी आर्ट होते हैं उसी तरह की ये भी एक कला है। और प्रभावी संचार जो है आप सीख सकते हैं, हम आसानी से सीख सकते हैं प्रभावी संचार करना। और प्रभावी संचार कुछ लोगों में जन्मजात भी होता है, उनका बातचीत करने का तरीका उनमें, वो अपने हेरिडिटी से उनमें आ जाता है, या उनके जिस इन्वायरमेंट में वो पले बढ़े होते हैं वहां से वो आ जाता है। तो इसके कई सारे, मतलब ये इंटरप्लेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का काम है। कुछ चीजें आपको जन्मजात मिल जाती हैं और कुछ चीजें आप पर्यावरण में रह करके सीख जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की आवाज बहुत मीठी होती है, बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, शब्दकोश अच्छा होता है। आप कितना भी कोशिश करें, अगर आप कवि नहीं है तो कभी नहीं बन पाएंगे। और जो कवि है वो देखो शब्द कविताओं की रचना बहुत पहले से ही करना शुरू कर देता है, ठीक है। उनके पास शब्द भंडार अधिक होता है, वो प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर जिसमें पहले से है तो उसका संचार तो अच्छा ही है। लेकिन अगर हमारे में पहले से स्किल नहीं है तो क्या हम उसको डेवलप कर सकते हैं। यस, वी कैन डेवलप इट, ठीक है। कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक अपने संचार को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बस कुछ चीजों को हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, कुछ चीजों को हमें ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देना होगा, क्या क्या चीजें ध्यान देने की, हमें देखते हैं। Effective communication is a process of exchanging ideas, thoughts, knowledge, information such as a purpose or intention is fulfilled effectively in the best possible manner. Effective communication किसे कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ, वो तो है ही है, इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ थॉट, आइडियाज तो है ही है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक चीज होती है कि ये इफेक्टिवली हो पाता है। क्या होता है, इफेक्टिवली, बहुत प्रभावी तरीके से, और हम जो चाहते हैं वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। यानी हम संचार कर रहे हैं, संचार में मेरी बात आप तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें, क्या मैं उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, और पहुंचाने के बाद में क्या हुआ, आप उसका मतलब समझ पा रहे हैं। अगर आपने उसका मतलब समझ लिया और जिस तरीके से मैं पहुंचाना चाहता था कम से कम शब्दों में आप तक पहुंच गया, तो मेरा संचार प्रभावी रहा। अगर मेरी बात नहीं पहुंच पाई आप तक तो फिर दिक्कत, ठीक है।
When we communicate effectively, both sender and receiver feel satisfied. और देखिए जब बातें होती हैं, आपने कभी किसी से गॉसिप की है अपने दोस्त के साथ बढ़िया मस्त से की है कभी गॉसिप? यस सर। हाँ, आपने अपने दोस्त के साथ गॉसिप की होगी तो देखा होगा जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो आपकी सारी बातों को समझता है और आप उसे समझा पाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं समझा पाते। कभी कभी ऐसी बातचीत होती है, जैसे मैंने गॉसिप इसीलिए कहा कि आप बिल्कुल जो कहना चाहते हैं एग्जैक्ट वही आदमी समझ रहा होता है, ठीक है? आपके मन में जो चल रहा है, आप शब्दों का उपयोग कम कर रहे हो या जो बताना चाहते हो वो वही समझ रहा है। तो इसे कहते हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब आप कहना भी बता भी नहीं रहे हो, फिर भी सामने वाला समझ रहा है आपकी बातों को, ठीक है? और जो उद्देश्य चाहते हो कि ऐसा समझ जाए वो वही समझ चुका है। जिसे कहते हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हुआ, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत प्रभावी संचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सेटिस्फाई हुए हैं बातचीत करके। आप दोनों बात कहते हैं ना कभी आज बात करके मजा आ गया, तो मजा आने का मतलब क्या है? आज इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहा, संचार प्रभावी रहा। और कभी कभी कहते हैं क्या बोरियत चल रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? संचार प्रभावी नहीं हो रहा। क्यों नहीं प्रभावी हो रहा? उसके कई सारे कारण है। या तो लिसनर उसको सुनना नहीं चाहता है, और या तो स्पीकर उसको सही तरीके से बता नहीं पा रहा है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं? कुछ चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे रेडीनेस एंड मोटिवेशन। एक तो हमें तैयार रहना होता है। किसको तैयार रहना होता है? स्पीकर और लिसनर दोनों को तैयार रहना होता है। अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो मैं स्पीकर हुआ और आप लिसनर हो, तो स्पीकर क्या रेडी है उस चीज को कहने के लिए? अगर मैं तैयारी में क्लास लेना चाहता हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है अंदर से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या मुझे कंटेंट भारी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्पीकर अपने आप से डाउट में रहेगा, और जब वो अपनी बात ही नहीं कह पाएगा तो लिसनर क्या सुनेगा? तो स्पीकर सबसे पहली बात क्या उसके लिए तैयार है? स्पीकर जो बोलने वाला है, वक्ता तैयार बैठा है। कभी कभी देखते हैं वक्ता बिल्कुल तैयार बैठा है, तो जब वक्ता तैयार बैठा है तो मतलब है कि उसे स्पष्टता है जो कहना चाहता है, ठीक है? और वो मोटिवेटेड है, वो प्रेरित है, वो कहना चाहता है। लेकिन हमें देखना होगा क्या लिसनर रेडी है सुनने के लिए, क्या लिसनर मोटिवेटेड है? कभी कभी आपने देखा होगा, आप मूवी देखना चाहते हैं, अच्छा ये मूवी लगाओ, बहुत बढ़िया मूवी देखते हैं, ठीक है? तो आप रेडी हैं, वो आपको समझ में आती है। और कभी कभी कोई मूवी लग गई और कहे आपका देखने का मन नहीं, तो आप बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। तो इसी तरीके से बातचीत भी होती है। अगर आप दोनों तैयार हैं, दोनों मोटिवेटेड है, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। दोनों तैयार मोटिवेटेड नहीं तो कितना भी करो फिर प्रभावी संचार नहीं होगा। तो संचार को प्रभावी करने का तरीका है कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वो दोनों रेडी हो, तैयार हो उस चीज के लिए। फिर क्या है? कॉम्पिटेंसी एंड वर्थ। जो चीज बात कर रहे हैं उस बात पे पकड़ हो, जानकारी फुल हो, ठीक है? कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जानकारियां नहीं होती, समझ रहे हो? हमें कॉम्पिटेंट नहीं होते। कॉम्पिटेंट मतलब उस चीज के हमारे पास पूरी फुल जानकारी नहीं। हम किसी मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हैं, ना मेरे पास शब्द हैं उसके और ना ही उसके बारे में पूरी जानकारी है, तो ऐसे में क्या होता है? चीजें गड़बड़ा जाती है, ठीक है? गड़बड़ा ये जाती है कि आप जो कह रहे हो वो कहेगा भाई क्या बताना चाह रहे हो बताओ, तो आप बता ही नहीं पाओगे। आप आधे अधूरे जानकारी हैं और आधे अधूरे शब्द भी हैं, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। संचार के लिए जरूरी है कि जिस विषय पे बातचीत की जाने वाली है उस विषय के प्रति आप जानकारी रखते हो, उस विषय पे आप पकड़ रखते हो। आप देखिए जो जिस विषय पे पकड़ रखता है वो अपने बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाता है, और जिसको पकड़ नहीं होती वो इधर उधर घुमाने लग पाता है। दूसरी चीज क्या? वर्थ होनी चाहिए। आप विषय पे तो पकड़ रखते हैं, लेकिन जो बात आप कहने चाहते हैं क्या वो कहने योग्य है? क्या उसकी वैल्यू है? कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति विषय का तो पकड़ होता है, लेकिन जो बातचीत हो रही होती है किसी योग तो नहीं होती है, कंटेंट उस प्रकार का उस लेवल का नहीं होता है, तब भी दिक्कत। कंटेंट किस लेवल का ये भी मायने रखता है, ठीक है? फिर है शेयरिंग एंड इंटरेक्शन। आपस में कितना आप शेयर कर रहे हैं, कितना है। जितना ज्यादा आपस में इंटरेक्शन होगा उतना ही प्रभावी संचार होगा। इंटरेक्शन मतलब स्पीकर जो बोलने वाला है स्पीकर और जो सुनने वाला लिसनर, वो दोनों एक एक्टिवली इंगेज है। सुटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटेड कंटेंट, तो जो कम्युनिकेटेड कंटेंट कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, क्या वो सुटेबल है? कभी कभी हम कंटेंट जो बोलते हैं वो सुटेबल नहीं होता। आपने देखा होगा पब्लिक में आप रहते हैं तो कभी कभी कोई बातचीत होती है, आप कहते हैं कि क्या क्या बोल रहे हो, मतलब इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो शब्दों का उपयोग या ये बात यहाँ कहने योग्य है, आप किस तरह से कहते हो, कि ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी बात कहाँ कही जानी है और बात करते समय कैसे शब्दों का उपयोग करना है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि शब्द कौन से उपयोग करने और हमें यही नहीं मालूम है कि कहाँ पर क्या बोलना है, अगर ये दो चीजें नहीं मालूम है तो संचार प्रभावी नहीं होगा। एप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। बात करते समय हमें ये भी देखना है कि जिस तंत्र का हम उपयोग कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो प्रभावी है। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आप 100 लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज ही पीछे तक नहीं पहुंच रही है, तो दिक्कत है। तो आपके पास माइक स्पीकर होना चाहिए। आप पब्लिक से बात करना चाहते हो तो आप मास मीडिया का उपयोग करिए ताकि लोगों से बातचीत कर पाए। आप किसी एक व्यक्ति से बात करना चाहते हो तो फेस टू फेस सामने सामने बात करिए। अब ऐसा नहीं एक खड़ा हुआ है 500 मीटर दूर और आप यहाँ से चिल्ला के बोलो, नहीं समझ में आएगा।
ठीक है, तो उससे बात करना है तो आपको फिर कोई माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए, एप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए, जिससे बात स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से उस व्यक्ति तक या व्यक्तियों के समूह तक पहुंच पाए। फिर एप्रोप्रिएट फीडबैक भी होना चाहिए। अगर बात पहुंची है तो क्या उस सही तरीके से पहुंची, क्या सामने वाला समझ गया है, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कुछ और, सुना कुछ और। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कहने वाले ने कुछ और कहा और सुनने वाले ने क्या किया, कुछ और सर सुन लिया। ऊपर वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा ऊपर वाला पॉइंट? इसके ऊपर जो है ये एप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल, नहीं सर, सुटेबिलिटी कम्युनिकेशन कंटेंटिबिलिटी या कम्युनिकेशन कंटेंट। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो बातचीत करते समय अब मुझे कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। जैसे इस क्लास में बात करो, मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, ठीक है, और टीचर के रूप में बात कर रहा हूँ, तो जिस प्रकार के जो शब्दों का उपयोग करना है, मुझे यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऐसे शब्द हो जो क्या हो, सुटेबल हो, जिनको सुनने पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, जो ऐसे शब्द हो जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल हो। आप जब सामान्य रूप से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, और आप चूंकि अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको कोई ऑफेंड नहीं होता। लेकिन जब आप आपके अपने घर के किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, समाज साथ बात करते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के शब्दों का उपयोग करते हैं। गलती से भी आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता है जिससे किसी को आपको बुरा लगे, या आपको लगता है कि ऐसे शब्द कहूंगा तो इन्हें कैसा लगेगा, देखो इस तरह की भी बातें करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये कंटेंट हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादातर होता है कि कभी कभी देखा होगा कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, उनको आपको लगे कि इनको तो बात करने की अकल ही नहीं है। ठीक है, बच्चों के सामने क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारे सामने भी कई बार होता है, कुछ लोगों को टोकना पड़ता है कि भाई क्या बोल रहे हो, ऑफिस में बैठे बोल रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों के सामने बोल देते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारा घर नहीं है ये, या तुम बाहर नहीं हो, यहाँ बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, बच्चों के सामने बैठे हो, कम से कम इस तरह के शब्दों का उपयोग तो मत करिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट जो चीजें हैं वो सुटेबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अरे, ठीक है, तो ये चीजें सारी चीजें। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट फीडबैक, फैसिलिटेटर एंड बैरियर्स। आपको ये भी ध्यान देना होगा जब आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बैरियर क्रिएट करती हैं। मान के लो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करते समय अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं हुई तो दिक्कत है। ठीक है, अगर बाहर से साउंड बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत है। तो ऐसे में मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं किस तकनीकी का उपयोग करूं जिससे मेरी आवाज आप तक साफ तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, तो मैंने ध्यान दे दिया, मैंने कुछ प्रकार के एम्पलीफायर या उस प्रकार की तकनीकी या माइक्रोफोन का मैंने इस्तेमाल किया, जिससे किसी प्रकार जो नॉइज ना जाए, नॉइज कैंसिल हो जाए और मेरी जो एक्यूरेट आवाज है वो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो मैंने उन जो फैसिलिटेटर थे मैंने उसका इस्तेमाल किया, और जो बैरियर्स थे मैंने उनको दूर किया। मैं उस जगह पर बैठ के बातचीत कर रहा हूँ जहां पर कोई बाहर की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको बैरियर्स देखना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जहां बातचीत करें वहां शोर बहुत हो रहा है, या ऐसी चीज हो रही है जिससे आप बात सही तरीके से नहीं, जो आपकी बात कह रहे हो आप कहे तो सही तरीके से रहे हो, लेकिन उस तक पहुंच रही है, कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं जिससे वो क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उन बैरियर्स को हमेशा दूर रखना होगा। ठीक है, उन बैरियर्स कम से कम हो, तभी आप अपनी बात कह पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने बताई हैं। इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे, खासकर इन चीजों को हमें तब ध्यान देना होता है जब हम किसी गंभीर मुद्दे पे बातचीत कर रहे होते हैं, या हम ऐसे मुद्दों पे बातचीत कर रहे होते हैं जो वास्तव में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। उस समय हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। अब कुछ और भी चीजें हैं, जो चीजें हमने ऊपर बताई हैं, इसके सिवा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहे जाते हैं। ये ऑफिशियली बताया जाता है इसके बारे में, और ये कम्युनिकेशन की जो थ्योरी है वहां पढ़ाया जाता है। जो मैंने पढ़ाया है और जो ये पढ़ाया है, ये थोड़ा पॉपुलर है 7 C के नाम से, तो कि इफेक्टिव प्रभावी संचार के 7 C बताए गए हैं। तो ये ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा मतलब पॉपुलर है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही। ऊपर वाला भी हम ध्यान देना, ये भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं ऊपर वाले का, नीचे वाले का भाई कोई सीक्वेंस नहीं है, बस ये क्या है 7 C के नाम से आ जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये क्या है कि कैसे प्रभावी संचार करें, तो इसके लिए 7 प्रकार के C बताए गए हैं। उन C को ध्यान देना है। C क्या है, क्योंकि ऐसे ही आपसे वर्ड बताया गया और इसका फुल फॉर्म दिया गया। पहला C का मतलब है क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी। जब हम बातचीत किसी से कर रहे हैं तो स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता का मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कभी कभी कहने वाला बातचीत करते हैं तो स्पष्टता नहीं होती, हमें पता नहीं चल पाता क्या कहना चाह रहा है। आधी बात कहता है, आधी नहीं कहता है, कुछ कहता है तो कुछ बताता है, कुछ छुपाता है।
कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, कहेगा मेरे पेट में दर्द है, पूछोगे मतलब कहेगा मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो कहेगा यार बस प्रॉब्लम है, बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो पूरी बात ही नहीं बताएगा। डॉक्टर के पास कुछ लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, पूरी बात नहीं बताएंगे, ठीक है, उनको लगेगा डॉक्टर को बताएंगे तो कैसा लगेगा इससे, या हम ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक प्रॉब्लम, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बड़ी बुआ जी थी और उनकी एक्सपायर कर गई, उनकी बेटी है और बेटी होगी अब 20 साल की हो गई, ठीक है, तो बचपन से बुआ जी एक्सपायर कर गई तो उसने अपने आप को अकेले संभाला, और उनके हमारे फूफा जी भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान, जानते ही लड़कियां, गांव में कोई पली बड़ी लड़की हो, शहर में तो बोलना दिक्कत होती है, गांव में और ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको थोड़ा सा पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये जानते होंगे, लड़कियां तो जानती होंगी, ठीक है, ठीक है, अब उसको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, काफी दिन से प्रॉब्लम रही होगी, उसने कभी बताया ही नहीं, मैं मैं घर जाता था तो जब भी पैसे की जरूरत होती थी या कोई और जरूरत होती थी, मैं सपोर्ट करके, उसने हाँ अंदर रखो, क्यों निकाली हो, बैटरी खत्म हो जाएगी। ले ले वो हमारे पड़ी है, हम ना खाए, तो बचिए के वो खाई ले ना। बड़ी चीज होती है कि हम जब भी किसी से बातचीत करें तो हमें बातचीत करते समय ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि समस्या, कोई चीज हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो बातचीत करने का क्या कंटेंट है और किससे बता रहे हैं, तो कितना क्लियरिटी से बता रहे हैं। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है जहां हमें बिल्कुल साफ साफ चीजें बतानी होती है, बिल्कुल सही सही, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई चीज है, आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, आपको बाहर का कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको अपनी बात अपने घर वालों को बिल्कुल साफ साफ बतानी चाहिए, इस कोई भी हिडन नहीं रखना चाहिए, या अपने दोस्त से आप बता रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि सामने वाला आपके लिए वो सुटेबल रिस्पॉन्स तैयार कर पाता है, और आपने नहीं बताई, आधी अधूरी बात बताई तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, फिर सामने वाला भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि उसको तो पूरी बात मालूम नहीं चलेगी, आधी अधूरी मालूम चलेगी, तो आधी अधूरी के अनुसार तैयार हो जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि यार तुमने तो कुछ और कर रखा था, उससे भी बुरा लगेगा कि यार ऐसी बात है, तुमने क्यों नहीं बताया, ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, पता लगता है आपके दोस्त ने किसी से लड़ाई हो गई और आप उसके बदले लड़ने चले गए, फिर बाद में पता चला कि गलती तुम्हारे दोस्त की थी, आपको भी बुरा लगता है यार कि कौन तुम्हारे लड़ रहे थे और गलती तुम्हारी, तो क्लियरिटी शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर होना चाहिए, जितना ज्यादा क्लियरिटी होती, स्पष्टता होती है, उतना ही सही तरीके से आपका संचार होता है। अस्पष्टता से क्या होता है, फिर वही होता है अंधेरे में तीर मारना, आप उसको मार रहे हो और वो आपको मार रहे हैं, और सही तरीके से संचार नहीं होता। दूसरी चीज करेक्टनेस है, जो चीज कह रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, यथार्थता भी होनी चाहिए, सत्यता भी होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, करेक्टनेस नहीं होती है, क्या होती है, सही नहीं होता ना, आप बता रहे हैं गलत सलत मिला मिक्स करके बता दिया तो क्या होगा, संचार प्रभावी होगा, बताइए, वही सर, नहीं होगा ना, सामने वाला समझ रहा है, आधी अधूरी गलत सलत बातें होंगी तो आपको कहने में भी उस तरह से हो जाए, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और सामने वाला समझेगा, तो बातें प्रभावी संचार नहीं होगा। हमेशा स्पष्ट बोलना और सही बोलने से ज्यादा प्रभावी, भले स्पष्ट होता है सामने वाले को, लेकिन इससे संचार, आप जो बोलने वाला जो स्पीकर होता है, वो जो बताने वाला होता है, वो अपने में अच्छा फील करता है। आप जब झूठ बोलते हो तो एक झूठ बोलने के लिए फिर 10 और बोलने पड़ते हैं, 10 के लिए फिर 10 और बोलने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो जो चीज है वो अगर आपको बता सकते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर बताइए, सही बताइए, इससे अब ये नहीं होता कहीं कहीं आप सही बता दोगे तो आप नुकसान में भी चले जाओगे, ये भी होता है ना, ये संसार पहले जैसा सतयुग नहीं, आजकल कलयुग है, अगर आपने कलयुग में सही सही बता दिया तो क्या होगा, कलयुग में बता दिया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है आप बातचीत किससे कर रहे हैं, सामने वाला कौन है, सामने वाले पर डिपेंड करता है कि जिससे आप बातचीत करें वो व्यक्ति है कौन। आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी ने पूछा क्या रखा, आपने बता दिया इसमें पैसे रखे, तो आपका चोरी हो जाएगा, ठीक है, नहीं बताना है आपको। आपको किसी ने पूछ रहा है लाओ मोबाइल नंबर क्या है, नहीं बताना है, गलत बता देना है, एक नंबर
अलग बता देना। आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जिससे आप फेमिलियर नहीं, जिसे आप जानते ही नहीं है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि हम कहाँ किससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके आप कोई जानकार है, आप फेमिलियर हैं, आप उसके बारे में रिलायबल हैं, तो भी आप सही तरीके से बातचीत। फिर क्या है, कंसाइसनेस, क्या होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में बात करें। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट करिए और सिंपल रखिए। इससे क्या होता है कि जब आप कम से कम शब्दों में सही बोलते हैं तो चीजें स्पष्ट सही रूप से कह पाते हैं। जब आप ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो फिर ज्यादा बोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है और बनावट में फिर दिक्कतें आ जाती हैं। ये चीज हमेशा होता है। जो लोग ज्यादा बहुत बोलते हैं उनने देखा होगा वो अनावश्यक रूप से कुछ जोड़ जाड़ के बोलते हैं। एक होता है कर्टेसी मतलब शिष्टाचार। जब बोल रहे हैं तो कितने शिष्टाचार से बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि फटे हुए बांस की तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। फटे हुए बांस का मतलब क्या है कि उनकी आवाज तो है ही नहीं, शायद उनके शब्द भी सही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कैसे बोल रहे हैं। तो शिष्टाचार ही नहीं है। छोटे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बड़े से बात कर रहे हैं, किसी महिला से बात कर रहे हैं, किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो शब्दों का चयन करना पड़ता है, ठीक है। कि हम बच्चे से बात करें तो कैसे बात करें, अपने से बड़े से बात करें कैसे बात करें, सभ्य तरीके से बात करें। फिर क्या हो जाए, कॉन्क्रीटनेस न हो जाए, स्थूलता होनी चाहिए। स्थूलता का अभिप्राय है कि जो चीज आप बताने जा रहे हैं क्या उसका स्वरूप आप बतला पा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ गंगा की गोद हिमालय की छाया, ठीक है, या मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या मैं उस चीज का वर्णन स्थूल रूप में कर पा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति बातचीत करते हैं लेकिन वो सामने वाले को आभास नहीं करा पाते। जैसे आपने बताया कि हम वहां गए थे और बहुत सुंदर था दृश्य, वहां का हरियाली छाई हुई थी चारों तरफ और नदी बह रही थी और बड़े जानवर वहां पर खेल रहे थे। तो अब ये जो चीजें बता रहे हैं ये इसमें एक स्थूलता क्रिएट हो रही है कि मतलब सामने वाला उसको इमेजिन कर सकता है कि हरियाली कैसी। तो आप बता सकते हैं हरियाली ऐसी थी जैसे अपने गांव के बगल वो पड़ा उस तरह से हरियाली थी, ठीक है, बिल्कुल जानवर ऐसे। तो वो सामने वाला उसको क्या कर पाएगा, विजुलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो अगर विजुलाइजेशन हो पाया है तो संचार अच्छा हो, विजुलाइजेशन नहीं हो पाया तो क्या होगा फिर, समझ ही नहीं पाएंगे बात को, क्या चीज समझ नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। हाँ, विजुलाइजेशन होना जरूरी। जब आप उसको विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे आप जाएंगे पार्टी में, फिर यहाँ ऐसे कपड़े पहनेंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, तो आपने अपने माइंड में एक सेटअप बना लिया है, मैप बन चुका है, आपको मालूम है। और सामने वाला अगर आपको बताए कि देखो हम लोग यहाँ से चलेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से गाड़ी पकड़ेंगे, फिर ये ड्रेस खरीदेंगे, ऐसे जाएंगे, अगर आपने वो पूरी की पूरी जर्नी को एक माइंड में व्यू बना लिया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे। और व्यू नहीं बन रहा है माइंड में तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई काम हो, अगर किसी चीज को आपका माइंड मैप बना नहीं पा रहा है तो ये चीज मान के लीजिए कि आप उसमें सफल होने के चांसेस आपके कम है। क्यों कम है? जो आर्किटेक्चर होता है ना वो जो है वो पेपर पे नहीं बनाता है, सबसे पहले कहाँ बनाता है, मकान की कहाँ, ब्रेन में, ब्रेन में बनाता है। जो चित्रकार होता है वो पहले पेपर पे नहीं बनाता है कि पेपर पे लाइन खींचेगा फिर सोचेगा, उसके ब्रेन में पिक्चर बन चुकी होती है, फिर उसे वो सिलाई करने वाला जो होता है टेलर उसके दिमाग में बन चुका होता है सब सेटिंग पूरी। तो जिसके दिमाग में सेटिंग बन जाती है, दिमाग में सेटिंग तभी बनेगी जब आपको क्लियरिटी होगी, जब आपको चीजें स्पष्ट होंगी। और अगर आपके कोई भी किसी प्रकार की कोई चीजें हैं अगर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बन रही है, तो आप फिर इसका मतलब क्या है कि आप उसको समझ नहीं पाए हैं, कहीं कोई ना कोई चीज आधी अधूरी रह गई है। तो कभी भी कहा भी जाता है कि सीखने में अगर कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई चीज कार्य करने जा रहे हैं, अगर उसका पूरा का पूरा मैप आपके दिमाग में बना हुआ है तो आपकी सफलता ज्यादा से ज्यादा है आपके लिए, ठीक है। आज सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं और सूर्य नमस्कार के पहले आसन से लेकर लास्ट आसन तक के मैप आपके माइंड में बना हुआ है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आपको मालूम ही नहीं कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, तो आप कोई आसन करोगे फिर रुकोगे फिर सोचोगे फिर करोगे तो फिर वो प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या है, कंसिडरेशन एंड कोहेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे विचार हो जो क्या हो, कंसिडरेबल हो, ठीक है। ऐसे भी ना हो कि जो विचारणीय ही नहीं है, विचार तो है लेकिन वो विचारणीय नहीं है। आपने कुछ कहे और किसी का कुछ उस पर कोई किसी की प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। प्रतिक्रिया मतलब कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसपे लोग सोचते हैं, जिसपे लोग ध्यान देते हैं, और कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं जिसपे लोग ध्यान नहीं देते, सोचते ही नहीं बारे में, विचारणीय ही नहीं होते हैं, तब भी दिक्कत। तो कभी भी बोले तो कैसा बोले, सोच समझ के बोले, ऐसा बोले जिस पर लोग ध्यान दें,
ध्यान देने का मतलब है कि कंटेंट जो बोले वो विचारणीय हो, ध्यान देने योग्य हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कंटेंट कहा कि जिसपे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा है तो मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका कंटेंट है वो बहुत ज्यादा वर्थ नहीं रखता है, वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। लास्ट आता है कंप्लीटनेस, संपूर्णता होनी चाहिए। जब भी हम बातचीत करें तो हमारा जो बात हो, जो हमारे कंटेंट और डिलीवर करें इंफॉर्मेशन, वो पूरी हो, आधी अधूरी ना हो। कभी कभी क्या होता है कि पूरी सूचना नहीं पहुंचती, आधी अधूरी सूचना पहुंचती है। तो क्या होता है, वो एक है नहीं कि कौन सी मूवी आई थी कि हेलीकॉप्टर में उड़ रहा होता है, नहीं आ रहा, गोलमाल देखा है किसी ने? यस सर। कहता है कि एरोप्लेन उड़ रहा होता है, नीचे गिरने वाला होता है, कहता ऊपर रेड बटन है, बोले हाँ, ठीक है, तो कहते हैं उसको दबाना नहीं। तो कहते हैं आपने तो कहा था ऊपर रेड बटन है, जब दबाना नहीं तो बताया क्यों? ठीक है, मैंने तो दबा दिया। ठीक है, तो वो उस तरह की चीजें हैं कि आधी अधूरी बात कह रहे हैं ना भाई, पूरी बात कहो। आपने आधी बात कह दी और आधी नहीं कही, या ये कही तो उसमें से कुछ चीजें गायब कर दी। अब सामने वाले ने तो उसको पूरा कर दिया, क्योंकि हमारा तो टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन की टेंडेंसी ये है कि हमको अगर कोई बात कही जाती है, आधी भी होती है, तो हम उसका पूरा अर्थ निकाल लेते हैं, अपने आप से निकालते हैं जी सर। हम पूरा जोड़ जाड़ के बना लेते हैं, उसको पूरा अर्थ बना लेते हैं अपने तरीके से। तो ऐसे में क्या है, जब हम अपने तरीके से कोई अर्थ बनाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि हमको सही इंफॉर्मेशन मालूम नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम बातचीत किसी से करें तो पूरी सूचना दें, और जो बातचीत करने वाला जो व्यक्ति है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो भी उसके लिए भी होता है कि वो पूरी बात सुन करके ही जवाब दे। कभी कभी व्यक्ति आधी सुनता है और जवाब दे। मेरे साथ भी कई बार हुआ कि किसी व्यक्ति ने कही और मैंने आधी बात सुनी और जवाब दे दिया, तो पता लगता है कि फिर मतलब बिना मतलब आप अगर अकेला व्यक्ति है तो ठीक है, और कई सारे व्यक्ति हैं तो फिर आपको इम्प्रेस वहां होना पड़ता है कि अरे क्या हो गया। ठीक है, तो ये जीवन का एक ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसी तरह से बोलते हो। आप मानव है और मानव गलती करता है, और गलती करता है तो आप मनुष्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप रोजे गलती करो। गलती मतलब कभी कभार हो जाए, चीजें हो जाए, ठीक है, लेकिन रोज रोज नहीं। ठीक है, तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर इन चीजों को आप ध्यान देते हैं तो अपने संचार को बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ दिया कि संचार को प्रभावी बना सकते हैं, लेकिन संचार जब हम करते हैं तो कुछ बाधाएं भी हैं हमारे संचार में, जो हमारे प्रभावी संचार को अच्छा होने से रोकती है, या हमारे जो संचार है उसको प्रभावी होने से रोकती है। कौन कौन सी बाधाएं? सबसे बड़ी बाधा जो है वो शोर है, नॉइस, बहुत बड़ी बाधा है शोर। अब क्या किया जाए, जैसे आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, अब बातचीत कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं पंखा चला रखा, गर्मी होने लगी, पंखा चला दिया। पंखा स्लो कर दो तो गर्मी लगने लग जाती, तेज कर दो तो आवाज नहीं आती। ठीक है, अगर ज्यादा तेज कर दूं तो क्या होगा, आप तक जो आवाज जाएगी वो क्लियर नहीं जाएगी, क्योंकि पंखे की आवाज आने लग जाएगी। तो ऐसी क्या है, ये शोर कई तरीके, इंटरनल नॉइज हो सकता है या एक्सटर्नल नॉइज हो सकता है। ये पंखा जो है एक्सटर्नल नॉइज है। कभी कभी इंटरनल नॉइज होता है, कैसे, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से नहीं हुई तो आपके पास सही से आवाज ही नहीं जा रही है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आपके पास आवाज जा रही है लेकिन वो धीरे जा रही है, उसमें बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो दिक्कत होती है। फिर हम सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं, और कहने वाला कहता है लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, नॉइज की वजह से। क्लियर या सुन पाते हैं तो क्लियर नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे में जो बातचीत हुई है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, ठीक, प्रभावी नहीं हो पाती। लैक ऑफ लिसनिंग, अगर जो श्रोता है वो सही तरीके से सुन नहीं रहा है, एक्टिवली इंगेज नहीं है, ठीक है, वो आपकी बात को कर रहा है, साथ साथ मोबाइल, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो घर का काम कर रहा हो या मोबाइल चला रहा हो या अन्य चीज कर रहा हो, तब भी प्रॉब्लम होती है। लैकिंग लिसनिंग अगर लैकिंग है, लिसनर एक्टिवली इंगेज नहीं है, तब भी प्रॉब्लम होगी, प्रभावी संचार नहीं होगा। फिर आप कुछ बात कहोगे, फिर उससे पूछोगे बताओ, तो कहेगा अरे क्या कहा था आपने, दोबारा ये कहेगा क्या कहा था आपने। अगर उसने कह दिया कि क्या कहा था आपने, तो ये मान के चलिए कि वो एक्टिवली इंगेज नहीं था। एक्टिवली होता तो आपकी बात को बताता, तुरंत आंसर देता। भाषा एक अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ठीक है। अगर भाषा का चयन सही तरीके से हुआ, जैसे अभी एक प्रॉब्लम होती है आप लोगों के ग्रुप में, कोई इंग्लिश का है कोई हिंदी का है, तो जब हिंदी की बात होती है तो उसे ज्यादा समझ में आती है, और जब इंग्लिश की बात होती है तो उसको ज्यादा समझ में आती है। तो भाषा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है अभिव्यक्ति का, और बहुत बड़ी बाधा भी है, ठीक है। बाधा ये है कि जब आप जिस मीडियम के होते हैं, जिस भाषा की जानकारी रखते हैं, उस भाषा में अभिव्यक्त करना बड़ा आसान होता है, आपको कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन वहीं जब जिस दूसरी भाषा जिसमें आप जो है नहीं जानकारी रखते हैं, उस भाषा में अगर कोई आपसे बातचीत करे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके लिए, आप अपनी चीज को कह नहीं पाते हैं, और फिर जब अपनी चीज को सही तरीके से कह नहीं पाएंगे तो संचार आपका प्रभावी नहीं होगा।
इसके सिवा कुछ फिजिकल इश्यूज होते हैं। फिजिकल इश्यूज में कई सारे आ जाते हैं। यहाँ पर दो तरह के फिजिकल इश्यूज की बात की जा रही है, एक भौतिक फिजिकल इश्यूज और एक जो है जो फिजिकल इश्यूज की बात की जा रही है वो शारीरिक फिजिकल। जैसे जो कहने वाला, जो बोलने वाला है, उसको किसी प्रकार की कोई वोकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग तुतला के बोलते हैं, ठीक है, तो जो तुतला के बोलता है उसको दिक्कत, या जो डीफ एंड डम्ब होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग जो सुन नहीं पाते हैं, ये भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, शारीरिक समस्या की बोलने वाला बोल नहीं पा रहा है, या सुनने वाला जो है उसको कान में कोई दिक्कत है, सुन नहीं पा रहा है, या ऊंचा सुनता है। तो ये प्रभावी संचार में एक बाधा होती है कि आप कहोगे तो सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा है, या सामने वाला बोल नहीं पा रहा है, तो एक समस्या। दूसरी समस्या फिजिकल की ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे हम तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि तकनीकी सही तरीके से काम नहीं करे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या जो माइक नहीं काम कर रहा है, या स्पीकर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंच पे माइक चल रहा, अचानक बहुत तेज से आवाज आने लग गई, अचानक आवाज चली गई। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है वो भी कुछ फिजिकल इशू। तो यहाँ फिजिकल इशू को दो भागों में बांट सकते हैं, एक फिजिकल इशू जो शारीरिक से जुड़ा हुआ है और दूसरा फिजिकल इशू जो भौतिक संसाधन है उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर जो है पांचवा नंबर है, छठा दिख गया है, वो है इमोशनल स्टेट। क्या है? हमारी सामवेगिक स्थिति। सामवेगिक स्थिति जो होती है ये भी हमारी खतरनाक होती है। क्यों? ठीक है, अब आप कोई खुशी के मूड में है, बहुत प्रसन्न है, उसको कुछ कहोगे तो क्या होगा? बताओ, आपकी बातों को सुनेगा ना? बताइए। सुनेगा ना आपकी बात को? जो अगर आप कोई प्रसन्न मुद्रा में बैठा और आप कुछ कहोगे तो सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा सर। और कोई जो है बहुत दुखी मुद्रा में बैठा, उसका दोस्त छोड़ के चला गया है, उसे बहुत दुखी है, और आप जाकर के उससे कुछ कह रहे हो तो क्या करेगा वो? नहीं देगा, आपकी बात पे ध्यान देगा। आपकी बात को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया कहीं और है, आप एक तरफ कह रहे हो कि उसके लिए कुछ बेकार है। तो इमोशनल स्टेट हमें बड़ी मायने रखती है, हम किस स्टेट में बैठे हुए हैं, हमारा मानसिक स्थिति क्या है, हमारी सामवेगिक स्थिति क्या है। हमारी सामवेगिक स्थिति अच्छी है तो हम चीजों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमारी सामवेगिक स्थिति सही नहीं है, हम परेशान हैं, तो हमको जितना भी ज्ञान दोगे, चाहे जितने काम का ज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, हम उसको नहीं ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि हमारी सामवेगिक रूप से हम अस्थिर हो चुके हैं, हम परेशान हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, क्या हम जिसको कुछ कहने जा रहे हैं वो किस सिचुएशन में है, ठीक है। हम क्या उस सिचुएशन, आपने देखा होगा कोई परेशान व्यक्ति है और आप उससे प्यार से बोलिए, ठीक है, इज्जत से बोलिए, समझिए उसको, तो आपसे बहुत प्यार से बोलेंगे तो आपसे वो सारी बातें कह देगा, आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन अगर आप अलग मूड में बात कर रहे हो, परेशान है, तो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि आप उसको समझने जाओ। व्यक्ति को सामान्य अवस्था में होता है तो आप उसे समझो या ना समझो, तब भी वो अपनी बातों को कह देगा या सुन लेगा। लेकिन जब आदमी किसी इमोशनल स्टेट में होता है ना, तो वहां बड़ी अलग सी स्थिति हो जाती है, खासकर जब वो किसी चिंता में है, अवसाद में है, तनाव में है, ठीक है, किसी सैड सिचुएशन में है। अगर आपने नहीं समझा तो आप कितना भी कोशिश करिए वो नहीं समझ पाएगा, नहीं सुन पाएगा, और ना ही प्रभावी तरीके से आपसे बातचीत कर पाएगा, ठीक है। आप कहे कुछ भी कहिए, चाहे अच्छी बातें कहिए चाहे खराब बातें कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो ये इमोशनल स्टेट, ये हमारे बैरियर्स है। और जब भी आप किसी से बातचीत करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वहां किसी प्रकार का शोरगुल ना हो, सामने वाला एक्टिवली आपकी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर नहीं सुन रहा तो उस समय बातें मत करिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा आपकी बात को, आप कह रहे हैं ध्यान नहीं दे रहा, तो ये मान के चलिए कि आप बोलिए ही मत उससे, आप कहो या ना कहो। हाँ, अब कभी कभी होता है कि सुनाना पड़ता है। आपने सुना था कि जो है अंग्रेजों के समय आजाद चंद्रशेखर आज बम जाके फेंक दिया था, तो फेंकना पड़ता है, क्योंकि जब कोई सुनना नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती सुनाना पड़ता है, ठीक है। वो सिचुएशन अलग होती है, वो प्रभावी संचार में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वहां संचार है ही नहीं इफेक्टिवली। वहां क्या है, संचार बहुत ही बेकार हो चुका है। अब बेकार से बेकार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। दूसरी भाषा, आप जिससे बातचीत करने जा रहे हैं क्या वो आपकी भाषा को समझ रहा है? छोटे बच्चे से बातचीत करेंगे तो उसके बात करने का तरीका अलग होगा, बड़े का अलग होगा, बूढ़े का अलग होगा, जो साक्षर है उसका अलग होगा, जो साक्षर नहीं उसका अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें वो चीजें फिजिकल इशू आज आपको बताया ही कि डीफ डम्ब है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसकी अलग प्रॉब्लम है, या कोई फिजिकल इशूज है, ठीक है, या इमोशनल स्टेट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर इन चीजों में से ठीक है तभी प्रभावी संचार होगा। इन चीजों में से कोई चीज गड़बड़ है तो आप ऊपर वाली कितनी भी चीजों को ध्यान रखेंगे कोई काम नहीं करेंगे आप, ठीक है। और भी चीजें हैं, उतनी तो हमने बता ही दी हैं, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है।
क्या चीजें हैं? एक है यूजिंग जार्गन। जार्गन जानते हैं? जार्गन का मतलब होता है जब अनफेमिलियर वर्ड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनफेमिलियर। अनफेमिलियर समझ रहे हैं? मैं जब राजस्थान में पढ़ता था, राजस्थान से पहली बार अपने घर आया, तो घर आया तो दीदी बोले कब चले थे, तो मैंने कहा मैं संडे को चला था। कब चला था? संडे। अब वो संडे नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, तो संडे नहीं जानती, तो उनको सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, हमारे यहाँ इतवार कहते हैं, रविवार कहते हैं, इतना मालूम था। उनको संडे मालूम ही नहीं था। ठीक है, अब मैं उनसे कह रहा हूँ मैं संडे को चला था। वो कह रही अच्छा सोमवार का चले होगे। मैंने कहा संडे को चला था, तो बोले अच्छा मंगल को चले होगे। अब मैं संडे संडे चिल्ला रहा हूँ और वो अपने दिन गिना रही है। ठीक है, अच्छा सुबह चले होगे, अच्छा शाम को चले होगे। तो ये दिक्कत होती है। कभी कभी क्या है कि आप जिससे बातचीत कर रहे होते हैं, अगर बातचीत करते समय ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि सामने वाला उन शब्दों से परिचित नहीं है, उन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संचार क्या हो जाता है? बैरियर उत्पन्न हो जाता है। क्यों बैरियर? आपने जिस शब्द का उपयोग किया उसे वो जानता ही नहीं है, और जब जानता ही नहीं है तो क्या करेगा? आपको उत्तर देगा हाँ में हाँ मिलाता चला जाएगा। ठीक है, बताइए। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन काल में जैसे बहुत सारे जो राज्य होते थे, बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, तो साम्राज्य आपने देखा होगा जैसे इंग्लैंड की कॉलोनियल सिस्टम जो है पूरे विश्व में फैला हुआ। तो कैसे फैला? अब अंग्रेज गए, मान के लो अंग्रेज गए और कहाँ चले गए? कोई पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। अंग्रेज मान के चले गए और चले गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे चले गए, ठीक, आइसलैंड पे चले गए, और वहां पर जाकर के वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वहां के सामने गए और ये अपना इन्होंने नाव रोकी अपना, और नाव रोक करके वहां के लोकल लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने इंग्लिश में कोई चीजें बांट दी, और ये इस भाषा से परिचित नहीं है। इन्होंने कहा आज से मैं जो है एलिजाबेथ द्वितीय के जो है साक्षी के आदेश के अनुसार ये कहता हूँ कि ये जो आइसलैंड है आज से अंग्रेजों का हुआ। ठीक है, तो क्या ये समझ पाएंगे? नहीं सर, ये नहीं समझ पाएंगे। तो बस ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दूसरे से बात मनवाने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द लेकर आएंगे कि सामने वाला उससे परिचित ना हो, और किसी तरीके से उसे परिचित नहीं होता, उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, उससे हाँ कहलवा देंगे, वो हाँ कह लेगा क्योंकि वो जानता ही नहीं उस शब्द के बारे में, बाद में पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा बातचीत करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिससे सामने वाला परिचित हो, फैमिलियर हो। अगर हमने अनफैमिलियर वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो सही तरीके से संचार नहीं हो पाएगा। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट आपको ऊपर बता ही दिया कि अगर अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है, और वो इंटरेस्ट नहीं है उस बात को सुनने का नहीं है, तो या उससे बातचीत नहीं करना चाहता सामने वाले से, तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत होती है। तो बातचीत करने वाले दोनों, लिसनर और स्पीकर, दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए उस बातचीत के विषय पर, और दोनों ध्यानपूर्वक एक दूसरे को सुने। फिर क्या परसेप्शन डिफरेंस, चीजों को लेकर के क्या होते हैं, हम सब में परसेप्शन होते हैं, अलग अलग परसेप्शन होते हैं। किसी चीज को हम अच्छा मानते हैं, किसी चीज को कोई खराब मानता है। ठीक है, कोई चीज हमारे लिए, किसी चीज को लेकर के हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, कोई उसी चीज को लेकर नेगेटिव होता है। देखा होगा आप, कोई व्यक्ति होता है जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं और वो सेम चीज को, सेम व्यक्ति को कोई व्यक्ति खराब मानता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे परसेप्चुअल डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे को, प्रत्यक्षण को लेकर के हमारे डिफरेंसेस, प्रत्यक्षण अलग अलग, हमारा व्यू पॉइंट अलग अलग होता है हर व्यक्ति पदार्थ को लेकर के। जब ऐसी स्थिति में हम बातचीत करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा व्यूज अलग है, उसका व्यूज अलग है, और जब दोनों लोगों के व्यूज अलग तरीके से होते हैं तो प्रभावी संचार नहीं होता। फिर क्या होता है? कटाक्ष होते हैं दूसरे पर, या वहां पर बहस होती है। ठीक है, डिबेट्स होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी जो उसको हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स में फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे बोल नहीं पा रहा, डीफ है, डम्ब है, कोई डिसेबल है, प्रॉब्लम हो रही है बातचीत करने में या सुनने में दिक्कत हो रही है, तब भी होता है। इमोशनल बैरियर्स अभी हमने डिस्कस किया था, इमोशनल बैरियर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत हो जाती है कि हम सही तरीके से सामने वाला जो अपनी बात नहीं कह पाता, जो वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि अपनी बात को कह पाए। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स दैट मे बी टैबू और ऑफ लिमिट फॉर सम पीपल और पॉलिटिक्स। कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जो ऑफ लिमिट होते हैं। आपने देखा होगा, ओ माय गॉड, देखा मूवी देखा, बैडमैन मूवी देखा है। बहुत सारी ऐसी सोशल इश्यूज पे मूवी आई है
जो सामाजिक समस्याओं पे जिन्होंने बातचीत की है, जिन्होंने ऐसे विषयों पर बातचीत की है जो विषय समाज में टैबू लगते हैं। अरे ये कैसे बोल दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी बहन ही है पीसीओडी समस्या, उसने कभी नहीं बताया, तो उसको लगा अरे ऐसे कैसे बता देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे इशूज होते हैं जिनमें हम बोलता ही नहीं है, टैबू, फिर उसको लगता है ये चीज इससे नहीं बताई जा सकती, इवन वो डॉक्टर को नहीं सही तरीके से बता पाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो विषय होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जिससे भी कह सकते हैं, हमें किसी न किसी तो कहना ही पड़ेगा। अगर हमें प्रॉब्लम है डॉक्टर से कह सकते हैं, अपने भाई बहन से कह सकते हैं, अपनी माँ से कह सकते हैं, पिताजी से कह सकते हैं, जिससे भी कह सकते हैं उससे कहना चाहिए। और ये सबसे नहीं कर सकते, बात सही, हर विषय पे हम हर किसी से बातचीत नहीं कर सकते, हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हम सबके सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम कर सकते हैं अपने के साथ, तो हमें ऐसी स्थिति के लिए ध्यान देना नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आपका प्रभावी संचार नहीं होगा, क्योंकि उस विषय पर आप बैरियर क्रिएट हो रहा है। जैसे इसमें बहुत सारे, जैसे रिलीजन पॉलिटिक्स को लेकर के, तो आप आबादी रिलीजन है, मेंटल स्टेटस है, फिजिकल डिसेबिलिटी, रेसिज्म है, सेक्सुअलिटी है, और भी ऐसे अनपॉपुलर मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करने से डरते हैं या हम बातचीत करते ही नहीं। बातचीत करना ही हमें खराब लगता है। फिर क्या है, डिफरेंसेस कल्चर, हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई था अभी कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो खासकर वो व्यक्ति जो स्टीरियोटाइप है, इथनोसेंट्रिज्म है, सेंट्रिक है, वो बातचीत करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर और भी फिजिकल बैरियर्स, जैसे आपको बताया था, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर है, या और भी लैंग्वेज का डिफरेंस है, प्रेजुडिस है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए धन्यवाद, टाइम हो गया है, आप सभी को क्लास करिए। सर प्रणाम। नाम प्रणाम सर जी। अच्छा